नमस्कार। ओपेक प्लस देशों ने हाल ही में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। आज हम द हिंदू अखबार में छपे एक विश्लेषण के आधार पर इसी फैसले को और खासकर भारत पर इसके असर की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों और तेल बाजार की उथल-पुथल में दिलचस्पी रखने वालों दोनों के लिए अहम हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओपेक और ओपेक प्लस आखिर हैं क्या? ये नाम सुनते तो बहुत हैं हम। बिल्कुल। देखिए, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। जी। ये 1960 में बना था। काफी पुराना। जी हाँ, इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। कुल 12 सदस्य हैं अभी। और दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल वो यहीं से आता है। और दिलचस्प बात ये कि दुनिया के लगभग 80% तेल भंडार इन्हीं देशों के पास है। अच्छा? 80%। ये तो बहुत ज्यादा है। और ओपेक प्लस वो क्या है? हाँ, ओपेक प्लस ये बाद में बना 2016 में। इसमें क्या हुआ कि ओपेक के सदस्य देशों के साथ रूस जैसे 10 और बड़े तेल उत्पादक देश जुड़ गए। ओके। तो अब ये दोनों समूह मिलकर मतलब ओपेक और ओपेक प्लस दुनिया के करीब 60% तेल उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार पर इनका दबदबा कितना ज्यादा है। समझ गई। अब जो ये हाल में उत्पादन बढ़ाने का फैसला हुआ है, हम्म, वो भी सुनने में आया लगातार तीसरी बार। हम्म, इसके पीछे क्या वजह रही? जी, ओपेक प्लस ने और इसमें खासकर सऊदी अरब का नेतृत्व है, उत्पादन 4 लाख बैरल प्रतिदिन से कुछ ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल 2023 में उन्होंने कीमतें संभालने के लिए उत्पादन घटाया था। काफी बड़ी कटौती थी वो। हाँ, याद है। तो अब उसे धीरे धीरे वापस बढ़ा रहे हैं, मतलब उस कटौती को वापस ले रहे हैं एक तरह से। लेकिन क्यों? क्या पिछली कटौती का असर नहीं हुआ जैसा सोचा था? कीमतें गिरी क्या? सही पकड़ा। पिछली कटौतियों के बावजूद कीमतें गिरी, वो असर नहीं दिखा। और साथ ही एक और बात हुई, कुछ सदस्य देश जैसे कजाकिस्तान, इराक, यूएई, हाँ। वो अपनी तय सीमा से ज्यादा तेल निकाल रहे थे। अच्छा, यानी अंदरूनी खींचतान भी चल रही थी। बिल्कुल। इससे सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा क्योंकि सबसे ज्यादा कटौती तो वही कर रहा था। और ऊपर से देखिए, कोविड के बाद दुनिया में तेल की मांग वो उम्मीद के मुताबिक बढ़ी नहीं है। रिकवरी थोड़ी असमान रही है। हाँ, ये भी सुन रहे हैं। साथ ही ब्राजील, गुयाना और अमेरिका जैसे देश जो ओपेक प्लस में नहीं हैं, वो भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो बाजार में मुकाबला बढ़ गया है। इन सब वजहों से मतलब कीमतें स्थिर न होने के कारण सऊदी अरब ने कीमत बढ़ाने की कोशिश शायद अब छोड़ दी है और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है, मार्केट शेयर वाली। ये वाकई दिलचस्प है कि रणनीति बदलनी पड़ रही है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि तेल की वैश्विक मांग का जो भविष्य है वो कुछ धुंधला दिख रहा है? हाँ, काफी हद तक ऐसा लग रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का अनुमान है कि 2025 में तेल की मांग सिर्फ 0.73% बढ़ेगी। बहुत कम है ये। 0.73%? जी। और वो जो पीक डिमांड की जो बात होती है ना, हाँ, कि एक स्तर पर पहुंचकर मांग गिरने लगेगी। बिल्कुल, वो सिद्धांत अब ज्यादा सच लग रहा है। मतलब वो समय शायद करीब आ रहा है जब तेल की मांग अपने चरम पर पहुंचकर हमेशा के लिए गिरने लगेगी। और इसके पीछे कारण क्या है? मतलब क्यों ऐसा लग रहा है? कई कारण हैं। एक तो दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, वो तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी सख्ती बढ़ रही है, नियम कड़े हो रहे हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, उसने भी 2025 में वैश्विक व्यापार में गिरावट का अनुमान लगाया है। और एक और पहलू है, रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे बड़े उत्पादक देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध, उससे भी सप्लाई पर असर पड़ा है। ये तो हुई दुनिया की बात। अब लौटते हैं भारत पर। हम तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। हमारे लिए इस पूरे कहानी के मायने क्या हैं? देखिए, भारत के लिए ये एक मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ तो हमारी तेल की जरूरत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, करीब 3.2% सालाना। मांग तो बढ़ ही रही है। हाँ, और अनुमान है कि 2025 में वैश्विक मांग में जो बढ़ोतरी होगी उसका करीब 25% हिस्सा भारत से ही आएगा। तो फौरी तौर पर तो कीमतें कम होने से हमें फायदा होना चाहिए, आयात बिल कम होगा। हाँ बिल्कुल, फौरी तौर पर मतलब शॉर्ट टर्म में तेल सस्ता होने से हमारा आयात बिल कम होगा। एक अंदाजा है कि हर $1 प्रति बैरल की कमी से साल में करीब $1.5 अरब बच सकते हैं। $1.5 अरब? ये तो काफी है। लेकिन आप कह रहे थे मिली जुली तस्वीर है,
तो जोखिम क्या है इसमें? जोखिम यह है कि लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में अगर तेल की कीमतें कम रहती हैं तो हमारे जो मुख्य व्यापारिक साझेदार हैं यानी खाड़ी देश, हाँ, यूएई, सऊदी अरब। जी, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। अब अगर उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उससे हमारे द्विपक्षीय व्यापार पर, निवेश पर, यहाँ तक कि पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता उन 90 लाख से ज्यादा भारतीयों की नौकरियों की है जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। बिल्कुल। उनसे आने वाला पैसा, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। बहुत ज्यादा, करीब 50 अरब डॉलर सालाना आता है वहां से। अगर वो कम हुआ तो ये एक बड़ा झटका होगा। और एक और बात, सरकार को भी तेल और गैस सेक्टर से जो टैक्स मिलता है वो भी घट सकता है कम कीमतों की वजह से। तो इन सब जोखिमों को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी हाइड्रोकार्बन यानी तेल गैस पर निर्भरता कम करें और विकास के दूसरे रास्ते तलाशें। ये एक तरह से रणनीतिक जरूरत बन गई है। तो कुल मिलाकर ओपेक प्लस का ये फैसला और तेल बाजार के बदलते हालात भारत के लिए फौरी राहत तो ला सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर रहे हैं। ये थी द हिंदू के विश्लेषण पर आधारित हमारी आज की चर्चा। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या तेल की कीमतों में ये जो मौजूदा या संभावित नरमी है, ये हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मतलब ऊर्जा संक्रमण की तरफ तेजी से बढ़ने का एक अनचाहा, एक अप्रत्याशित अवसर दे रही है? एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है आपने, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। जल्द मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।